मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि बाजार में अब तक का एक्शन कैसा रहा है। शुरुआत तो आज काफी अच्छी हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में उसके बाद हमने देखा कि एक दबाव का दौर देखा गया और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ने ही लाल निशान में क्लोजिंग थी। जो इतने दिनों की तेजी थी वहां पर आज ब्रेक लगा है। एक्शन किस तरह का था और बाजार में कैसा कारोबार रहा, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज बाजार में कारोबार किस तरह का था? बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने बाजार में एक्शन देखा, उसके बाद बाजार में 5 दिनों की 5 सेशंस की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा। और एक समय ये भी था जब सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स के क्रैश डाउन मोमेंट देखने को मिला। गिरावट हावी होती हुई जरूर नजर आई। ऑफकोर्स यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक जो है वो एक बड़ा इवेंट है और कल जब नतीजा निकल कर आएगा तो उस पर भी बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और उससे ठीक पहले भी कॉशियस नजर है यहाँ पर हमने जरूर देखा। लेकिन बाजार ने आखिरी घंटों में रिकवरी की कोशिश की और रिकवरी में कामयाबी भी मिली। हमने देखा निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखी, सेंसेक्स 400 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखा, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स तक रिकवर और मिड कैप में भी 150 अंकों तक की रिकवरी हमने देखी। हालांकि बाजार में जब क्लोजिंग हुई तो लाल निशान के साथ कमजोरी का दबाव था, लेकिन रिकवरी मोड जरूर आता हुआ हमने एक बार देखा। निफ्टी में टॉप गेनिंग मोमेंटम टाटा कंज्यूमर में देखने को मिला। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी के बीच कामकाज था। श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, सिप्ला जैसे काउंटर्स अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड किए जा रहे थे। कमजोरी का दबाव हिंडाल्को जैसे स्टॉक में देखने को मिला। ओएनजीसी हमने देखा करीब लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव दिन भर इसमें ट्रेड देखने को मिला। वहीं टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली हावी होती हुई दिखी। गेनिंग मोमेंटम अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर था, एक पॉकेट था जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा और वो था ऑटोमोबाइल सेक्टर। निफ्टी ऑटो में हमने आज अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखा और एकमात्र सेक्टर जो कि तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। इसका एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी, एक न्यूज बेस्ड रीजन भी था। ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी, इससे जुड़े अपडेट्स ईटी नाउ स्वदेश ने आपको पहले ही बताए थे और आज इस खबर पर मोहर जो लगते हुए दिखी उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट था जो कि स्पेस पर पड़ता हुआ दिखा। ऑटो से जुड़े तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में हमने कमजोरी का दबाव ही देखा। कुछ तमाम स्टॉक्स अगर हीट मैप को देखें लास्ट मोमेंट में, आखिरी घंटों में भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बजाज ऑटो, डिविज लैब टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर आईओसी, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिला। ओएनजीसी, कोल इंडिया बुरी तरह से टूटते हुए, लेकिन इसका उतार चढ़ाव में कमजोरी में टाटा कंज्यूमर, एमएनएम, श्री सीमेंट, सिप्ला जैसे मैंने कहा बाजार को संभालते हुए दिखे। तो क्लियरली यहाँ पर एक वॉलेटाइल सेशन दिखा और कमजोरी के साथ बाजार ने रेड में क्लोजिंग की। लेकिन अब देखना होगा कि यूएस फेड का जो नतीजा निकल कर आता है कल, उस बाजार उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस इवेंट से पहले किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है और दिखता है, और इवेंट के बाद भी किस तरह के लेवल्स नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कल एक अहम बैठक है, उसके पहले दबाव के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। क्या होगा यूएस फेड की बैठक में, इस पर हमारी नजर और बाजार की नजर बनी रहेगी। आज के बाजार में हम देखें तो आईटी, मेटल और प्राइवेट बैंक्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि दबाव बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस मार्केट में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी हम आपको बता देते हैं। और डिमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार दूसरे इमर्जिंग मार्केट से की तुलना में काफी बेहतर नजर आ रहा है। I think, it always happens. We always get more exuberant than the market requires. You always get more depressed than the market requires. Happens all the time. The only good part, as we sit today in the market, is 2-3 things which are very important. And I think it's nothing to do with the market, but the government policy. The fact that it's been 4 days after the election, the price of oil has not gone up for the retail public. I think that's a seminal shift in the economic policy of a nation. From a complete pass-through, we haven't even had an increase post the election, notwithstanding the victory of the ruling party. Now that tells us that there is a quantum shift in the policy to say, listen, we need to support consumption compared to the earlier model of infrastructure only driven and let whatever it is going to happen to the consumption. To me, that seminal shift is one of the best things can happen to the market at this stage. Number 2, of course, is the triple-digit number of sale. Haven't seen it for a while. I think it's a great thing that finally, the equity market are stabilizing from the FI sale point. Third, which gives me is the turmoil in China. Look at the China stocks yesterday. The US listed China stocks
they were down to the dust at this point of time. So, so if you're a global investor, you would look at India a little more kindly, notwithstanding oil, to say, look what's happened in China, look where we are in the global format. India, the seminal shift in economic policy towards more consumption, not a bad place to be. And I think if that is true of selling coming down and selling stabilizing, that itself is a big consolidation for the market. So, well, what a difference a day can make. We started buying Jubilant yesterday. So we're not concerned. CEOs come and go at the end of the day. The best of the CEOs, sometimes it is the transition issues, unless there is something very drastically wrong in the company. I doubt it. These two brothers, Bhartiya brothers, run it very well. They've done a good job. The only concern has been it's still elevated on multiples. It's still north of 40, 45 multiples, which is not in the comfort zone. So yes, it's a good entry point. I think they have a very good story. Their expansion plans are solid. Yes, CEO impact has come in and it got discounted possibly in one day, which is very good for the market. So I think we were a buyer yesterday, to be precise, to be honest. Liquor companies you mentioned, what's happened in Delhi policy change. Now you see the same was copied by Madhya Pradesh. Although you can see the front pages, somebody damaging a shop, etc. The fact is Madhya Pradesh changed its policy on liquor. I think as more and more people realize that this is important and this can fund a lot of stuff which people want, this industry should be the best performing industry in consumer sector, provided we have a hungry management. The problem with MNC stocks, not necessarily liquor or even consumer, that in the last 5 years, the executives running these companies have not been hungry at all. And that is why, as a basket, MNC stocks have not given any returns to shareholders. The worst performing segment of the market has been MNC stocks. They have no ESOPs, they have no hunger, they get their bonuses, and they're off for the next job after 3 to 4 years. And that's an unfortunate story. So I am a great bull on the liquor shop products, liquor companies. But the fact is, I've put fingers crossed that will their management team perform? Because in India, if you cannot make supernormal profit with the black label on your portfolio, I think you're really doing something very wrong. और ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खबर, इटीना स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है और सरकार ने ऑटो पीएलआई के करीब 75 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। किन कंपनियों को मंजूरी मिली और कितनी मंजूरी मिली है, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर, बताएं। जी बिल्कुल, ये सबसे पहले हमने बता दें कि किस तरीके से सरकार को ऑटो पीएलआई स्कीम में जबरदस्त रिस्पांस मिला है, उसी खबर पे मुहर लगी है। खबर कुछ यूं है कि सरकार को अब तक 75 प्राइवेट प्लेयर्स है, जिसमें टोयोटा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, बोश, टीवीएस, लुकास टीवीएस, ऐसे जितने भी दिग्गज प्राइवेट प्लेयर हैं जो ऑटो सेक्टर में हैं, उन सभी ने सरकार को एक तरीके से कमिट किया है निवेश को लेकर के। और ये जो निवेश का कमिटमेंट है वो 74,850 करोड़ रुपए का है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 74,850 करोड़ के निवेश का जहां पर एक तरीके का भरोसा सरकार को मिला है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जहां पहले सरकार को ये उम्मीद थी कि इस पूरी ऑटो पीएलआई स्कीम में तकरीबन 42,000, आप मोटे तौर पर अगर ले लें तो तकरीबन 45,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, और अब जब एक्चुअल में जो सरकार को कमिटमेंट मिला है वो 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो एक जबरदस्त रिस्पांस यहां पर मिला है। और अगर स्कीम के खाके को देखें तो कुछ यूं है कि वित्त वर्ष 2024 से इंसेंटिव इन कंपनियों को मिलना शुरू हो जाएगा जो सफल आवेदक रही हैं, और ये इंसेंटिव जो उनको दिया जाएगा वो उनके इंक्रीमेंटल वैल्यू पर होगा। जितना उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा साल दर साल, उसके आधार पे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। और कंपोनेंट के लिए ये जो इंसेंटिव होगा वो 8 से 13% की रेंज में होगा, जबकि जो ओईएम्स है उनके लिए ये इंसेंटिव उनके इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू पर 13 से 18% की रेंज में रहने वाला है। तो एक ऑटो सेक्टर के लिए जबरदस्त यहाँ पर सरकार को रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भी अगर इसके ब्रेकअप्स में हम देखें तो जो चैंपियन कंपोनेंट स्कीम है उसमें सरकार को करीब 30,000 करोड़ का निवेश या कमिटमेंट प्राइवेट प्लेयर से मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खबर, जिसमें सरकार को पीएलआई स्कीम के लिए प्राइवेट प्लेयर से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। और इसका लक्ष्य यही है स्कीम का कि आने वाले 5 सालों में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत में सेक्टर को बेहतर दिशा में लेकर के जाया जा सके। धन्यवाद समीर जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज नेपेन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से भी हमने खास बातचीत की और उनका कहना है कि बाजार में मैक्रो चिंता लंबे समय तक रहने वाली है। उनके मुताबिक सिर्फ क्रूड के भाव पर नहीं बल्कि सभी कमोडिटी प्राइसेस पर नजर रखने की जरूरत है।
गौतम, लास्ट 24 आवर्स में जिस तरह से क्रूड प्राइसेस कोलैप्स किए हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ पैंग्स के बारे में कमेंट्री आ रही है, चाहे वो आईएमएफ की हो, चाइना की लो ग्रोथ सेट की है 91 से, जर्मनी ने अपनी ग्रोथ काटी है, तो लोगों को ये लग रहा है कि फेड उतना हार्श और इतना हॉकिश शायद ना जाए। ये आपको थोड़े साइंस लास्ट कुछ 2-3 दिनों में इम्प्रूव होते हुए नजर आए? जो मैक्रो कंसर्न्स का पीक ऑफ पेसिमिज्म लास्ट वीक था, वो थोड़ा बेहतर हुआ है क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैक्रो कंसर्न्स बेहतर नहीं हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कल में इतनी जल्दी सिचुएशन इंप्रूव होगी। इसकी कई वजह हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर बेकरार चालू है, वो मतलब लगता तो नहीं है कि आने वाले हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएगी। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ने जो इम्पोज की है रशिया पे, ये सैंक्शंस शायद जो लड़ाई खत्म भी हो जाए, वॉर खत्म भी हो जाए, लेकिन ये सैंक्शन मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तक तो रहेंगे ही, जब तक कुछ फैसला ना होए कि ये रशिया पे इवेंचुअली वेस्टर्न कंट्रीज को क्या करना है। तो ये सैंक्शंस की वजह से जो हमने नॉट ओनली क्रूड ऑयल, लेकिन आप देखिए कि गेहूं, कॉर्न, कमोडिटीज, एल्यूमिनियम, निकल, ये हर एक कमोडिटीज में जहां रशिया दुनिया का श्रेष्ठ नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 प्रोड्यूसर है, ये पूरा जो ट्रेड है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन जो महंगाई आई है वो रहेगी और जाएगी नहीं। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है रशिया और यूक्रेन की वजह से, वो चलता रहेगा, और मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ अपने को या मार्केट को क्रूड पे फोकस करना चाहिए। आप पूरी कमोडिटी बास्केट को देखिए और तब जाके आपको अंदाज होगा कि फेड जो रेट्स बढ़ाएगा, मुझे लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तो शायद करेंगे। जो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे तो किसी को सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कमोडिटी बास्केट फेड देखती है, नॉट ओनली क्रूड ऑयल। गौतम, एक सवाल उठ रहा है इस समय, वो है एफआईआई सेलिंग पे। अभी हमने डेटा देखा कि एफआईआईज ने इस बार जो सेलिंग की है लास्ट 12-13 महीने में, वो हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सेलिंग है, ऑलमोस्ट $36 बिलियन, जबकि $28 बिलियन की जीएफसी के टाइम पे थी। उसके बाद ही बाजार काफ़ी रेजिलियंट रहा। उसके फैक्टर्स को आप कैसा देखते हैं? और आप खुद भी एक एफआईआई रह चुके हैं, तो आपको उनका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस काफ़ी समझ में आता है। आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से श्रिंक होएगी एफआईआई सेलिंग या ये सस्टेन करेगी? देखिए, ये समझना चाहिए कि एफआईआई सेलिंग शुरू क्यों हुई, और ये भी मुझे लगता है कि लेट्स गेट टू द कोर इशू की क्या वजह क्या थी। जब मार्केट 2020 में मार्च में जब मार्केट का बड़ा ग्लोबल करेक्शन आया, नॉट जस्ट अपना मार्केट लेकिन ग्लोबली जो करेक्शन आया, वो करेक्शन में आप देखिए कि करीबन मार्च 2020 में ग्लोबल मार्केट्स हिट बॉटम। उसके बाद हमारा जो मार्केट है, अपना निफ्टी जो मैं देखूं तो निफ्टी हैज गॉन अप 144%, ठीक है, टिल 18th of October लास्ट ईयर। तो 18 अक्टूबर 2021 तक 144% राइज आया निफ्टी में, लेकिन उसके बाद करेक्शन शुरू हो चुका। और एफआईआईज आप देखिए 2021 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया को छोड़ के हर एक इमर्जिंग मार्केट में एक्चुअली सेलिंग आया था। इंडिया टिका रहा क्योंकि देयर वाज अ होप दैट चाइना +1 की वजह से इंडिया में एफडीआई आएगा, एफआईआई इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो वैल्यूएशन, और वो अभी भी आने वाला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं तब एफआईआईज भी सोचते हैं कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट सस्ते हो रहे हैं और हम लोग इंडिया में क्यों डाल रहे हैं। तो